नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्पेशल शो लाना पड़ा है हमारे सेना के सर्वोच्च जनरल की वजह से, और सेना के सिपाही की वजह से हम खबर लाएं या सेना के टॉप जनरल के लिए खबर लेकर के आए। हमेशा सेना के सामने नतमस्तक होकर के सलूट करके ही हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और करेंगे। लेकिन जब सेना और पॉलिटिकल लीडरशिप इन दोनों के बीच तथ्यों के आधार पर विवेचना करते हैं तो कुछ बहुत ही अलार्मिंग, अलर्ट करने वाले संकेत मिलते हैं। हमारे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के ये प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के मतलब सर्वोच्च तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन तीनों सेनाओं के ये चीफ होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल अनिल चौहान, वही जिन्होंने सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में सच बताया था कि हमको बड़ा नुकसान हुआ था ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते ही 7 तारीख। अब जनरल अनिल चौहान ने मंच पर बाकायदे माइक हाथ में लेकर के भारत पर जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा, और खतरा नहीं खतरे कहूं क्योंकि एक से ज्यादा खतरे हैं, माइक पर उस खतरे की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है। और ध्यान आकृष्ट करवाना नहीं इसको कहेंगे, इसको हम सीधा कहेंगे कि भारत के सेना के सबसे बड़े जनरल ने मोदी को डायरेक्ट संदेश दिया है, डायरेक्ट मैसेज दिया है। क्या है मैसेज? भाऊ को लाइए चर्चा में, गंभीर मसला है। स्वागत है भाऊ। आंदोलन बिहार में, आंदोलन देश में, लेकिन देश भी तो होना चाहिए आंदोलन करने के लिए। आंदोलन भी तभी होगा जब देश होगा। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो बोला है मंच पर, उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, दोनों समानांतर। एक बाहरी खतरा और एक आंतरिक खतरा। एक एक करके दोनों पे आएंगे। और बाहरी और आंतरिक दोनों खतरे ये मोदी के लिए संदेश इसलिए हैं क्योंकि बाहरी खतरे से सरकार निपटेगी, और आंतरिक खतरा ये जनरल साहब ने नहीं कहा, लेकिन हम कह रहे हैं आंतरिक खतरा मोदी के इकोसिस्टम द्वारा ही पैदा किया, इसलिए ये दोनों पे डायरेक्ट संदेश है। जरा खबर दिखाइए, लाइए स्क्रीन पर खबर। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए खतरा, बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। ये सिर्फ एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है जिसे आप तक पहुंचाया गया है, इससे इंपॉर्टेंट भी पार्ट है, हटाइए इसको। अब हम पहले पार्ट पे आएंगे इसी पर कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों हमारे लिए खतरा हैं, और बार बार सेना इस बात को चिन्हित कर रही है, रेखांकित कर रही है, बार बार कर रही है। हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों चुप है? हमारे इनामवीर मोदी क्यों घूम घूम के इनाम लेने में व्यस्त हैं? कभी सेना को भी तो संबोधित करते हो कि नहीं, आपकी चिंताएं जायज हैं, हम बैठे हैं, हम डील करेंगे। मैं सुनाऊंगा क्लिप, पहले क्लिप लाइए, क्लिप लाइए, सीडीएस साहब का क्लिप लाइए। The economic distress in countries in the Iowa has given outside powers to leverage their interest to debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical vision and ideological views, another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh. May have security implications for regional stability and security dynamics. थोड़ा ऑडियो कम है, ये किसी मोबाइल से शूट किया गया है, प्रॉपर जैसे आता है ना ये गोदी चैनलों पर, वो ऐसा नहीं है, तो ऑडियो थोड़ी कम है। कंट्रोल रूम ऑडियो थोड़ा बढ़ा करके दर्शकों तक जाए ये जब टेलीकास्ट हो। भाऊ, ये संकेत पहले पहले पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए हम उसको बाद में आएंगे। पहला, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, इन तीनों का गठजोड़, इसमें एक चौथा नाम तो अभी नहीं आया है जिस पर आप कार्यक्रम के, टर्की और बांग्लादेश, 4 देश। भारत की सरकार की तरफ से ये सब चिंताएं, भारत सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप की चिंता होनी चाहिए। हमारे देश की सेना के टॉप अफसर वो परेशान है और प्रधानमंत्री मस्त। देखिए, कभी भी जब भी कोई हम युद्ध की स्थिति में जाते हैं आशीष जी, उसके दो पहलू होते हैं।
एक होता है कि हमारा सैन्य क्या करता है और दूसरा पहलू होता है कि हमारी सरकार क्या कहती है। हाँ इसका तीसरा पहलू होता है जनता। हाँ लेकिन मैं 143 करोड़ की जनता के तरफ से आश्वस्त हूं हाँ कि हमारी जनता हमेशा युद्ध के समय सरकार और सैन्य के पीछे जी जान करके खोली, गहने उतार के दे देंगे। वो मोदी जी जैसे बोलते वैसे गहने उतार के नहीं। इस देश में जब जरूरत पड़ी तो लोगों ने अपनी जमीनें बेच के सैन्य को मदद करी है, महिलाओं ने अपने गहने दिए हैं। ये कई बार टेस्टेड चीजें हैं। एक ऐसा समय नहीं कि जब इस देश ने अविश्वास जताया हो, कभी नहीं। एक ऐसा समय नहीं कि युद्ध के समय कोई भी सरकार हो उसके पीछे देश खड़ा नहीं, हमेशा रहा है। लेकिन मेरा सैन्य कितना आगे बढ़ के शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देता है, एक पहलू वो है। दूसरा, एक युद्ध विश्व स्तर पर लड़ा जाता है कि मेरे इस युद्ध में विश्व से कितना समर्थन मेरा देश जुटा पाता है। आप 62 का छोड़ दीजिए, तो चाइना और भारत बिल्कुल आजादी के बाद, आप लाल बहादुर शास्त्री के समय का भारत का युद्ध देखिए, पूरा विश्व भारत के साथ था। बांग्लादेश का जन्म 72 का, पूरा विश्व भारत के साथ था, अमेरिका छोड़ के। कारगिल पूरा विश्व भारत के साथ था। और ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ? कहां हमारी विदेश नीति ढुलमुल हो गई कि पाकिस्तान के साथ लोग खड़े होते दिखाई दे रहे और हमारे साथ कोई नहीं। इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे सैन्य ने तो ठोक किया है। उनके सैन्य का नुकसान किया, उनके हवाई अड्डों का नुकसान किया, आतंकी अड्डों का नुकसान किया। लेकिन पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पे गेन किया। उन्हें अमेरिका को जोड़ लिया, चीन को जोड़ लिया, तुर्की, अजरबैजान जैसे देश खुल के खड़े हो गए। जापान जैसे देश FATA में पाकिस्तान का साथ दे गए। पूरा रूस G7, समझौते पूरा कर रहे हैं रूस। पूरा G7, अभी तो रूस पे नहीं, पूरा G7 IMF में पाकिस्तान को मदद दे गया। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन तमाम देशों ने मदद करके पाकिस्तान को फंडिंग करवाई। और रूस ने पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो इसलिए पाकिस्तान के यहाँ बंद पड़ा भंगार का एक स्टील प्लांट पैसा देके और टेक्नोलॉजी देके शुरू करवाया। हमने क्या किया? हमने जूते खाए अमेरिका से और आज भी खा रहे हैं। 50% का टेरिफ फिर लग गया कॉपर पे कल के मीटिंग के बाद। एक विश्व का देश पाकिस्तान को गाली देने वाला पैदा नहीं हुआ। एक विश्व का देश खुल के भारत के साथ में आतंक की निर्वाचना सब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने इसी ऑपरेशन सिंदूर के इस आपदा को अवसर में बदल दिया। हम विश्लेषण के तौर पे दे रहे हैं, हम पाकिस्तान की बढ़ाई नहीं कर रहे। चाइना, तुर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश एक हो गए। बांग्लादेश में तुर्की अब हाईटेक इक्विपमेंट दे रहा है। अजरबैजान इन्वेस्टमेंट करके वहां पे फैक्ट्रीज डाल रहा है अपने ड्रोन और मिसाइल्स की। डिफेंस कॉरिडोर खोल रहा है। तो हम कितने फ्रंट पे लड़ेंगे? हम यदि उत्तर की तरफ देखते, हिमालय की तरफ से, तो चीन भी सर पे है, पाकिस्तान भी सर पे है, बांग्लादेश भी सर पे है। एक नेपाल है, वो भी हमको आंखें दिखाता है। म्यांमार और भूटान में चीन ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो वो नरुआ कुंजरुआ की स्थिति में भी रहे और बेचारे मदद भी करे तो क्या करे, उनका अपने अस्तित्व की सवाल चिंता है। ये तीन बड़े देश ऊपर की तरफ हमारे, क्योंकि हम एक तरफ फ्रंट खोलेंगे तो दो फ्रंट ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो हमारे सीडीएस ने जो कहा वो कोई गलत नहीं कहा। सीडीएस हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बॉस हैं। उनका दायित्व देश के प्रति है। हाँ, वो 24/7
वो तैयार रहते युद्ध के लिए। उनको दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं चाहिए, अरे यार थोड़ी दाढ़ी बना लूं, थोड़े कपड़े पर प्रेस कर लूं, फिर निकलूं, ऐसा नहीं है। 24/7 जब देश पे आपदा भी आती है तो आर्मी ही उतरती है, नेवी के कमांडो ही उतरते हैं, एयरफोर्स के जहाज ही सामान रसद पुराते हैं बाढ़ में। तो उनका बाहरी जो खतरा मोल है वो तो हमेशा, आर्मी तो हमेशा, वो आर्मी कभी आर्मी सक्सेस ही नहीं हो सकती जब वो अपने लोगों को कमजोर, अपने दुश्मनों को कमजोर समझे। कितना भी कमजोर दुश्मन हो उसे हमेशा दुश्मन की तरह से आंकना चाहिए। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, ये जो नेक्सस है, इससे सबसे ज्यादा खतरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले अपने 7 सिस्टर्स को है। एक तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ से चाइना पूरी तरह से घिरा हुआ है। भारत एक छोटे से पैसेज से जुड़ता है उससे। बांग्लादेश पहले भी कई बार ऐसी बेतुका बात कर चुका है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पे चीन कई बार अपना हक जता चुका है। तो उस क्षेत्र की रक्षा करना और संभावित दुश्मनों की तैयारी से खुद के आगाह करना, देश को आगाह करना, ये उनका नैतिक कर्तव्य है जो कर रहे हो। मैं इसी में एक बड़ी अपडेट दे दूं भाऊ, बहुत बड़ी खबर है। हम आर्मी पर बात कर रहे हैं, हम एयरफोर्स पर, एयरफोर्स प्रमुख हमारे एपी सिंह ने कितना कठोर शब्द इस्तेमाल किया था मंच पर राजनाथ सिंह के सामने, लेकिन जब सरकारें बेशर्म हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। राजस्थान में बड़ा विमान हादसा हुआ है, एयरफोर्स का प्लेन चूरू में क्रैश हुआ है। हम ये डिबेट जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय की मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूं, हम उसी विषय पे हैं, उसी से जुड़े उस मसले पर हैं कि कहां पर हमारी कानूनी और रणनीतिक तैयारियां होनी चाहिए। हमारे वायुसेना के मुखिया इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि कोई भी एग्रीमेंट मैं साइन करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि कभी कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं धीरज रखो, उसका भी एक धैर्य की भी एक सीमा होती है। हाँ। कब मिलेंगे हमें प्लेन? 42 सैंक्शन कॉर्डन है, वो अपने आप में ही कम है, 52 होने चाहिए, ये मैं कह रहा हूं जो अधिकारियों से बात करता हूं। और 42 में से सिर्फ 31 है, 29 ऑपरेशनल है, 31 गिनती के हैं। चूरू के रतनगढ़ में हादसा हुआ है, चूरू के रतनगढ़ में, और कैजुअलिटी हुई है, 100 बरामद हुआ है। मेन बात ये है, एक भी अगर ये 100 अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये पायलट का है एयरफोर्स के तो ये बहुत बड़ी क्षति है। एक एयरफोर्स का पायलट बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। रतनगढ़ में हादसा हुआ है, फाइटर प्लेन क्रैश किया है, चूरू के रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश किया है, और इस फाइटर प्लेन क्रैश में मौके से 100 बरामद मलबे से हुआ है, मलबे से 101 बरामद हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी रिकॉर्डिंग के समय की खबर है। हम इस पे जरूर तो, मतलब इस पर 2-4 मिनट तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, सवाल ये है, मैं बार बार कहता हूं, सवाल ये है कि हमें क्या, हम हमारे फौज को या एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं? हम तो हमारे रक्षा मंत्रालय को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। प्रधानमंत्री जब राफेल का सौदा कर चुके थे तो हमारे रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब गोवा के मार्केट में घूम रहे थे। पत्रकारों ने उनको पूछा कि बधाई हो, आप रक्षा का सौदा हो गया फ्रांस के साथ हमारा, और हमने वो ले लिए, राफेल ले लिए। तो उन्होंने कहा कौन सा सौदा, कौन सा राफेल, मुझे तो कुछ पता नहीं। इस देश के रक्षा मंत्री ही अवगत नहीं होते तो बाकी क्या होते? क्या अनिल अंबानी को ऑब्लाइज करने के लिए राफेल का सौदा हुआ था? तो फिर देश कहां आता है? देश आगे कहां आता है, सामने कहां आता है? मात्र 36 ही क्यों खरीदे गए? 3 गुना कीमत ज्यादा देके क्यों खरीदे गए? खरीदी गए तो फिर वो जो पासवर्ड होता है वो क्यों नहीं लाया? लॉगिन वर्ड वो क्यों नहीं मिला? क्यों हमारा ब्रह्मोस
राफेल पे लोड नहीं हो सकता? एचएएल को क्यों ड्रॉप कर दिया गया? जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होता है ना आशीष, वो सबसे ज्यादा देश का नुकसान करता है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, या पता नहीं कोई सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है वैसी कोई फाइल पड़ी हो कि चलते अमेरिका के सामने अब नतमस्तक है, और उसके चलते हमने पूरे विश्व से दुश्मनी मोल ली है। इसलिए बाहरी जो बार बार वो कह रहे हैं, जो बाहरी खतरा जो है, हाँ, वो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक बांग्लादेश बड़ा देश जुड़ गया है, हाँ, और ये पूरा अपना पूरा ऊपर का कवर कर लिया उन्होंने। यदि भारत की मूर्ति आप देखिए कि चरण यदि हम कहे कि हमारे साउथ में है और मस्तिष्क हमारा ऊपर है हिमालय की तरफ, तो एक खंधे से दूसरे खंधे तक पूरे हम घिरे हुए हैं दुश्मनों से। मैं विजुअल भी, मैं भाऊ फटाफट कंट्रोल रूम से कहूंगा कि विजुअल चला दे। हम आ रहे हैं अनिल चौहान सीडीएस के बयान पर, जनरल चौहान के बयान के पर चर्चा के लिए, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण मसला अभी आंतरिक वाला मसला, हम बाह्य मसले पर थे। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं बीच में जो बड़ी खबर हम चाहता हूं आप तक पहुंचे। हमारे देश में एयरफोर्स अभी अपाचे आने वाला है। एयरफोर्स में अपाचे ऑलरेडी है, जुड़ने वाला है आर्मी में 6 अपाचे। उसके लिए स्क्वाड्रन 1 साल पहले बनाया गया। स्क्वाड्रन राजस्थान में 1 साल पहले स्क्वाड्रन बना दिया गया, अब तक अपाचे नहीं आया। अपाचे के आने की अभी आहट मिली है। इस देश में जो पामेरियन मीडिया है, ये लहालोट है, लोट पोट रहे कीचड़ में कि आ रहा है आसमान से एकदम तहलका मचाने वाला विमान आ रहा है अपाचे। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका के जो सबसे सबसे क्लोज पार्टनर्स अमेरिका के हैं वो हैं जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अब तो कनाडा से थोड़ा बिगड़ गया मामला, और इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये बहुत क्लोज अलाई है। साउथ कोरिया में आपको और बता दूं, साउथ कोरिया में अमेरिका का सैन्य बेस है। साउथ कोरिया वो जगह है जिसने सैन्य बेस, चीन और जापान के पास जो पूरा भौगोलिक एरिया है, वो साउथ कोरिया ने सैन्य बेस बनवा रखा है अमेरिका का अपने देश में। उस देश ने अमेरिका के अपाचे को गेट आउट कर दिया, मना कर दिया। डील कैंसिल कर दी। अमेरिका में 12 पायलट मर चुके हैं उस अपाचे की दुर्घटना में, अपाचे क्रैश में 12। भारत में 4 अपाचे की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। मैं इस दुर्घटना की वजह से बता रहा हूं कि जश्नजीवी देश बना दिया मोदी जी ने, जश्नजीवी देश, झूठ पर जश्न मनाने वाला देश, फरेब पर जश्न मनाने वाला देश। अपाचे की डील अगर कोई और सरकार होती शायद तो हम और मजबूती से कहते, क्योंकि ये तो सुनने वाले नहीं है। वो रिवाइज होनी चाहिए, दोबारा उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, सहारनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मुरैना में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताइए, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग इतनी हो चुकी है। ये देखिए विजुअल्स आ गए भाऊ, विजुअल स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पर पायलट की, अब क्योंकि मेरे पास और खबरें आ रही हैं, क्योंकि मलबे में से मिला है, मलबे में और कौन होगा अगर बहुत आश्चर्यजनक ना हो। ये गिरा भी खेत में है, ये कोई बस्ती में गिरा होता तो बोल देते कि और कुछ लोग होंगे नीचे। हाँ, क्योंकि कुछ जो है सोशल मीडिया पर कुछ जगहों पे खबरें लगने लगी हैं कि पायलट की मौत है इसमें, और पायलट की मौत ये बहुत बहुत ही दुखद खबर है भारत के लिए। पायलट की मौत, प्लेन क्रैश हो गया, चलो जितना नुकसान है वो है। पायलट की मौत, एक पायलट, एक सिर्फ खाली मैं बार बार कहता हूँ आशीष, एक भी जवान, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो उसमें ग्रेनेड, मतलब आर्मी में हो या नेवी में हो, शिप का कैप्टन हो या शिप का खलासी हो, मेरे लिए एक भी भारत के जवान की मौत देश को हिलाने वाली मौत होती है, क्योंकि ये है भारत माता का सपूत। फिर क्या होगी? इंक्वायरी ऑर्डर होगी। देखिए, अब सरकार की तरफ से एक ही आएगा
स्टेटमेंट आएगा, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। इसके पहले जितने भी क्रैश हो गए उस इंक्वायरी का कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया, हम्म, हम्म, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। बड़ी हम विचित्र स्थिति है। F-16 अमेरिका F-16 देगा करके बहुत हल्ला हुआ था, और F-16 कितना गलत प्लान है वो तो एक मतलब इट इज सुइसाइडल फॉर पायलट्स, ऐसा हम नहीं कहते, अमेरिका के लोग कहते हैं, और बड़े लोग कहते हैं। एलन मस्क ने अरे कहा था। एफ छोड़िए उसकी बात ही, F-35B केरल में पड़ा हुआ है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का केरल में कितने दिन हो गए, और ब्रिटेन से इंजीनियर आए उसको रिपेयर करके वापस ले जाने, क्योंकि फाइटर जेट कोई किसी देश में छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो वहां पर छोड़ देंगे उसके कल पुर्जे देखेंगे, टेक्नोलॉजी देखेंगे, इसलिए कोई नहीं छोड़ना चाहता। इंजीनियरों की टीम आई, उसको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया था, वो मॉनिटर कर रहे थे ब्रिटेन वाले F-35B, और उसके बाद वो आए, ठीक नहीं कर पाए, आखिरकार अभी भी केरल में पड़ा हुआ है जो है वो विमान F-35B, और अब कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से टो करके, जैसे गाड़ियां जाती हैं वैसे ही उसको टांग के ले जाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे नहीं। ये है हालत। खैर, मैं इस खबर पर और जो अपडेट होगी हम आप तक लेकर के आएंगे। मैं अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान के बयान के अगले हिस्से पर जरा चलता हूं। अगले हिस्से पर वो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको पढ़ के बता देता हूं। भाऊ, क्या कहा अनिल चौहान ने? हमारा देश बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुजातीय है। ऐसे में सामाजिक एकता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आंतरिक सुरक्षा को भी अहम स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इस आंतरिक सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण है जो बाहरी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात, ये संदेश सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, सबसे ज्यादा अलार्मिंग ये संदेश है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एकता जरूरी है। और उन्होंने बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजातीय, इसको बिल्कुल शब्द बोल करके कोई उसमें जोड़ा घटाया उन्होंने नहीं। उन्होंने आगे और कहा, आशीष जी, अगर भारत को आंतरिक रूप से कमजोर किया गया तो बाहरी खतरे और ज्यादा असरदार हो जाएंगे। सबसे बड़ा ये है। अब आंतरिक खबरें, आंतरिक, उन्होंने जो कहा सामाजिक एकता बनाए रखे। हमारा देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय है। उनके मायने ये है कि सभी धर्मों का, जैसा हमारे संविधान में कहा है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सब जात पात नष्ट हो जाना चाहिए, सब भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे का अपमान करके या एक दूसरे पे थोप पर आप जो अंदरूनी संघर्ष करते हैं। अब मैं सीधा ऑपरेशन सिंदूर के पहले की पहलगाम पे आता हूं। पहलगाम में जब हमला हुआ और पूछ पूछ के मारा गया, ये हंगामा हो गया। यदि ये हंगामा, मैं तो अभी मान के ही चल रहा हूं आतंकियों ने किया, पता नहीं रिपोर्ट क्या आती है, और रिपोर्ट भी हमें बाहर की रिपोर्ट पे डिपेंड करना पड़ता। FATA की रिपोर्ट आएगी एक दिन, क्या हुआ क्या नहीं। ये तो रिपोर्ट, इनकी तो औकात नहीं कि ये रिपोर्ट दे क्या हुआ, क्योंकि वो 4 आतंकी भी अभी गिरफ्तार नहीं हुए, जो स्केचेस थे वो भी नकली निकले। तो उन्होंने हिंदू पूछ पूछ के मारा। क्या यदि ये पाकिस्तान के आतंकियों ने ऐसा किया तो क्या इस गेम प्लान में भारत को शरीक होना चाहिए था? सवाल ये। यदि पाकिस्तान का ये मकसद था कि यहाँ 23-24 मारो और पूरे भारत में दंगे करवा के सैकड़ों मरने दो, क्या पाकिस्तान के इस मंसूबे को भारत ने हवा देनी थी? मेरा सवाल ये है। मैं दर्शकों को भी पूछ रहा हूं, तमाम न्यूज चैनल, तमाम बड़े नेता जो इस बात को बार बार बोल रहे थे कि हिंदू बोल के मारा, हिंदू बोल के मारा, हिंदू पूछ के मारा, वो क्या नरेशन डेवलप करना चाहते? हिंदू मुसलमान ही करना चाहते थे ना। जब देश दंगों के आग में झोंक दिया जाएगा तो बाहर के हमले तो और असरदार होंगे।
हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर होगा, लेकिन चंद पाकिस्तान के थूक चाटने वाले नेता, पाकिस्तान को अपने बाप मानने वाले लोग पाकिस्तान की इस नरेशन को भारत में फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान। लेकिन मुझे गर्व है इस देश के 140 करोड़ लोगों पे, उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। हाँ, कोशिश तो खूब हुई, नहीं होने दी। उन्होंने आतंक के विरुद्ध मानवता और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान किया। और पाकिस्तान के मंसूबे पे पानी फिर गया। ये बात है। अरे एक विधवा, एक डिफेंस सेक्टर की डिफेंस में, अरे जिसका पति आपकी सुरक्षा के लिए जी जान लगाता है, उसकी मृत्यु होती है वहां पे पहलगाम में, और वो उसकी यंग विधवा कहती है कि अरे इसको हिंदू मुसलमान मत करो, तो आप उसको ट्रोल करते हो। ये ट्रोल करने वाले कौन है? इनको जेल डालना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के एजेंट है भारत में। हाँ, ये पाकिस्तान के जो मंसूबा था भारत को अनस्टेबल करने का, ये कर रहे थे, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं, ढूंढना चाहिए। लेकिन इनको क्यों? दुबे भी कह रहा था कि मैं भी कलमा पढ़ के जाऊंगा कश्मीर, निशिकांत दुबे, ये भी वही करवा रहे थे। मुसलमान पूछ के मारा। पूरा इकोसिस्टम, मैं पूरा इकोसिस्टम कान में लगा था, पूरा इसी पर हिंदू मुसलमान करने लगा था। तो सत्ताधीशों को यह देखना है कि आप सत्ता का मक्खन खाने के लिए क्या इस देश की बलि दोगे? क्योंकि यदि आंतरिक सुरक्षा देश की तकलीफ में आ गई तो बाहरी सुरक्षा यकीनन परेशानी में आएगी। लेकिन एक बात और सीडीएस ने कही, आशीष जी पता नहीं आपका ध्यान उस पर कैसा हट गया। उन्होंने सिर्फ सुरक्षा के साथ साथ एक बात और कही, उन्होंने स्टेबल इकोनॉमी की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मात्र आंतरिक सुरक्षा समता का भाव सभी धर्मों, जाति में, भाषाओं में, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था किसी भी देश को राष्ट्रीय शक्ति की बुनियाद होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा कि आर्थिक और व्यापारिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है। स्थिर विकास और टिकाऊ प्रगति के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है। क्या हमारे यहाँ स्थिर विकास हो रहा है? स्थिर प्रगति हो रही है? जिसका डॉलर रोज गोता खाता हो, जिसका शेयर मार्केट विदेशी निवेश पे चलता हो, जिसका आयात और निर्यात का घाटा 200 अरब पार कर चुका हो, जिस देश पे 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो, जिस देश में इतनी बुरी हालत है आर्थिक की 81 करोड़ लोगों को अनाज नहीं दे सरकार तो वो मर जाए, भूखे सो जाए। इस देश के किसान की हालत इतनी बुरी है कि 6,000 रुपए साल के 500 रुपए महीना सरकार को देना पड़ता है जीवित रखने के लिए। इस देश की महिलाओं की इतनी हालत है कि 3-3 हजार रुपए महीना, 1,500 हजार रुपए महीना देते हैं। कोई 3,000 दे रहा है, कोई 1,500 दे रहा है अपना घर चलाने के लिए। क्या उस देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक है? जिस देश का डिफेंस बजट प्रैक्टिकली घटता है, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं, क्योंकि आप जब बोलते हो कि हमने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, तो आप जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति को आप उसमें कैलकुलेट ही नहीं करते। जो 1 रुपए की कीमत यदि 80 पैसे हो गई या 1 रुपए की कीमत 50 पैसे हो गई, तो आपको अगली बार जब 2 रुपए दोगे तो आप कहोगे कि मैंने डिफेंस का बजट डबल किया, लेकिन डिफेंस को मिला तो 1 ही रुपया, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति 1 ही रुपए की है। नहीं, उसमें और भी पहलू है। 100 रुपए के बजट में अगर 8 रुपए आपने डिफेंस के लिए रखा
तो बजट अगर आपका 150 का हुआ तो 8 12 रुपया होना चाहिए। आप 10 रुपए कह के कहते हो बढ़ा दिया। अमाउंट नहीं इंपॉर्टेंट होता, परसेंटेज। परसेंटेज कितने परसेंट जीडीपी का दे रहे हो? आपकी जीडीपी बढ़ी, जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ा और परसेंटेज नहीं बढ़ा, अमाउंट बढ़ा। अमाउंट कि 5,000 करोड़ से 5100 करोड़ कर दिया। बजट बढ़ गया, जो है जीडीपी, बजट का वॉल्यूम बढ़ गया, आपका जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ गया और उसमें कहा कि 500 करोड़ रुपए जोड़ दिया। वो 500 करोड़ रुपए वो जीरा जैसे। फाइनल एक चीज कमेंट जो कहते हैं अंतिम उसके बाद उन्होंने एक बात और कही, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा। उनका जो अंतिम जो बात थी, उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थितियां बदल गई है, हमें उसके लिए भी तैयार होना होगा। अब एक जमाने में तलवारों से युद्ध चलते थे, एक जमाने में उसके बाद फिर मशीन गन और क्या क्या और क्या आया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं, बल्कि साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक हथियार, ड्रोन, मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार के जरिए लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा इन सभी मोर्चों पे अभी तक दुनिया के पास कोई पूर्ण रक्षा प्रणाली नहीं है, इसलिए भारत को अपनी तैयारी हर स्तर पे बढ़ानी होगी। अब इसी फाइनल कमेंट में ले रहा हूं। देखिए, इसलिए क्योंकि हम रोज चलाते हैं, रोज हम लोग आए दिन एक आध दिन का गैप होता चलाते हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे इशारों में बहुत कड़ा संदेश देते हैं, इशारों में देते हैं। तो जब मोदी जी इतना इशारों में दे सकते हैं, तो क्यों हमारे फौज के अफसर नहीं दे सकते? पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, तीन देशों के गठजोड़ से भारत को बड़ा खतरा है। इशारों में हम क्यों ना माने कि उन्होंने सरकार से कहा कि जरा कान आंख खोल लो, देखो, बैठे हो खाली चुनाव प्रचार में लगे हो। दूसरा नंबर, सामाजिक एकता बनाए रखिए। सामाजिक एकता जरूरी है इस देश की सिक्योरिटी के लिए। ये अगर हमारे जनरल को कहना पड़ रहा है, इसका मतलब इस देश की सरकार और उस सरकार से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम सामाजिक एकता में खतरा पैदा कर रहा है। इशारों में क्यों ना मैं कहूं कि इशारों में नरेंद्र मोदी बहुत तगड़ा क्लास लगा दिया। इशारों में मैं नहीं कह रहा हूं जनरल साहब ने कहा, लेकिन ये मेरा विश्लेषण है कि इशारों में कर दिया। तीसरा पॉइंट, आर्थिक स्टेबिलिटी की बात उन्होंने कही, आर्थिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे देश के योग्य अफसर ये भी देख रहे हैं कि सैन्य कभी अगर बड़े युद्ध में आ गया तो इस देश की आर्थिक स्टेबिलिटी तो उसको नहीं कहीं पीछे खींच देगी, इस पर भी निगाह है। और चौथी बात, चुनावी मंचों से गोली के बदले गोला की बात कौन करता है? कौन करता है गोली के बदले गोला? मोदी जी करते हैं ना। और हमारे सीडीएस कर रहे हैं गोला नहीं चलेगा, थोड़ा अकल लगाओ और काम की बात करो। ये आजकल साइबर वारफेयर हो गया, आपको टेक्नोलॉजी, आपको सुपर जो है सोनिक और हाइपर सोनिक पे जाना पड़ेगा स्पीड पर। ये युद्ध हो गया और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं गोली के बदले गोला मार देंगे। अरे गोला फेंक प्रतियोगिता नहीं है, आपके सीडीएस बता रहे हैं। और मैं फौजियों इस मामले में बहुत सम्मान करूंगा, फौजी अफसरों, एक आध आ गए थे राज्य मंत्री, सोचिए आर्मी चीफ से राज्य मंत्री, कुछ लोग होते हैं अपवाद, जैसे सीजीआई से राज्यसभा सदस्य, सीजीआई से मैंने बोला कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाना अपनी शान समझते हैं। हाँ, वही एक सीजीआई सोचिए सीजीआई क्या होता है प्रोटोकॉल, वो राज्यसभा मेंबर बन के बैठा है। तो ऐसे ही एक आर्मी चीफ आ गए राजनीति करने, राज्य मंत्री बनने, आर्मी चीफ से राज्य मंत्री बने। लेकिन ये लोग ये विशेष प्रजाति होती है, कम होते हैं। हमारे फौज के अफसर, उन्हें ये जो है राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री मोह माया नहीं है। इसीलिए अनिल चौहान ने जो कहा, क्या ये न माने भाऊ हम, और क्यों न माने कि इशारों में नहीं आशीष, क्लियर कट अपने देश की बात करके कंट्रियों के नाम लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना नाम लिया उन्होंने इस सरकार को एक बोल दिया है कि आपकी विदेश नीति बिल्कुल टोटल जीरो हो गई, फ्लॉप हो गई, इसको सुधारिए। उन्होंने कहा सिर्फ हमको मत बोलिए कि आप लड़िए सीमा पे, जिस भारत के लिए हम लड़ रहे हैं उस भारत को ताकतवर बनाइए, इस भारत में सामंजस्य स्थापित करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। तीसरी बात, आर्थिक नीति पे चौथी सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी बोल के नहीं चलना पड़ेगा। एक आर्थिक नीति स्थिर चाहिए
और वो स्थिरता विकास का द्योतक होना चाहिए, उसकी परिणति विकास होना चाहिए। मात्र कर्जा, गिरता हुआ डॉलर ये नहीं होना चाहिए। यानी गिरती हुई आर्थिक स्थिति को उन्होंने रेखांकित किया, फ्लॉप विदेशी नीति को रेखांकित किया, ये जो हिंदू मुसलमान करते हो उसको रेखांकित किया, और अंत में ये रेखांकित किया कि माँ बाप हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बंदूकों से काम नहीं चलेगा। बहुत दुनिया आगे जा चुकी है, आपको उसमें भी ध्यान देना होगा। ये सारा 4-5 पॉइंट बोलकर अब खुल के बोला है, दिल खोल के बोला है, कोई संदेशा नहीं दिया, सांकेतिक नाम लेके बोला है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? एक अच्छी आर्थिक नीति होनी चाहिए, स्थिर इसका मतलब नहीं है। जो चीज नहीं है उसी का उल्लेख करेगा आदमी, जो है उसका उल्लेख नहीं करेगा कोई। हमारे तीनों दुश्मन ऊपर साठगांठ बांध करके इकट्ठा लड़ेंगे। यदि ये स्थिति नहीं होती, बांग्लादेश अपने ही पास होता, चाइना और पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा होता, तो सीडीएस कभी नहीं कहते। सीडीएस ने ये तमाम बातें इसलिए कही कि ये नहीं है देश में, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छी होनी चाहिए। सामंजस्य समाज में बिल्कुल स्थापित नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यह स्थापित करिए। विदेश नीति फ्लॉप हो रही है, इसको ठीक करिए। और अंत में युद्ध हम लड़ रहे हैं, हमको भी पूछिए कैसा लड़ना है। पीएमओ में बैठ के गान मत दीजिए मन की बात का, ऐसा लड़ो और वैसा लड़ो, बादलों के पीछे मत छुपने के लिए कहिए। ये भी एक ज्ञान दे दिया, डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। सीडीएस ने बोलने के बाद भी क्या इनको लज्जा आएगी? सवाल वो है। बिल्कुल, हम तो सीधा एक लाइन कहेंगे कि हमारे वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने, हमारे जो है कैप्टन शिव कुमार ने, हमारे उप सेना प्रमुख ने, उप सेना प्रमुख अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया था। इतने बयान हैं, और फिर अब सीडीएस साहब तो हैं, सीडीएस साहब सिंगापुर में बोले थे, यहाँ भी बोले। सरकार को हम नहीं चाहते, हम आर्मी पर हमारे सेना के टॉप जनरल बोले, हम उस पर नहीं चाहते कि देश में चर्चा हम करें कि सेना प्रमुख ने बोला। आर्मी के बारे में नहीं करना चाहिए चर्चा कि आर्मी ने ये सलाह दी है सरकार को। एक ही बात हम कहते हैं, हमारे फोर्सेस की मन की बात हमें सुननी होगी। हाँ, मन की बात और चुपचाप सुननी होगी, चुपचाप सुननी होगी, क्योंकि उनकी पीड़ा बोलती है। आप हमें निहत्थे नहीं छोड़ सकते। आग लगे हुए देश को, जिस देश में आग लगी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करने किस मुंह से करेंगे हम? हमारे सैन्य का निवाला हम दुश्मनों के मुंह में नहीं दे सकते, इसलिए उनकी बात सुननी होगी, सुननी होगी, समझनी होगी, और उस पर अलम करना होगा। नहीं बिल्कुल। और मैं फिर आखिर में बात कर दूं, पैंट उतरवाया जा रहा है यूपी में, पैंट उतरवाया जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसे भेज दो ना, यशवीर महाराज जो है, भेज दो, जा आज लड़े सीमा पे। उसके जो 4-5 पंटर हैं सब लफंगे जो पैंट उतरवा रहे हैं, भेजो जरा सीमा पे जाए लड़े। ये सरकार को सोचना होगा, और सेना पर हम न करें चर्चा तो बेहतर है सरकार बैठ के चर्चा करे, सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार के पास फुर्सत कहाँ चर्चा करे, तो हमारी मजबूरी है चर्चा करना। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।